हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि ये वीडियो आपका आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल एवं विभिन्न प्रकार के जनरल कंपटीशन के लिए है और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा था ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करता है कि लो एसी को हाई एसी में, हाई एसी को लो एसी में कन्वर्ट करता है। मतलब ये वोल्टता के मान को क्या करता है? घटाता है या फिर बढ़ाता है। लेकिन साथ ही साथ एक कंडीशन आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एसी में यूज होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं करता है। ठीक है, यानी वोल्टेज के मान को या तो कम करता है या नहीं तो क्या करता है, ज्यादा करता है। ठीक है, अब इसके अनुसार क्योंकि वोल्टेज को कम या ज्यादा करे, इसके अनुसार ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया था, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और क्या था आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब हो गया वैसा ट्रांसफार्मर जो क्या करे, वोल्टेज के मान को बढ़ा दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। और वैसा ट्रांसफार्मर जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्लियर, यहां तक हो गया था। इसके अलावा एक टर्म है आपका जो आपको होता है टर्न्स रेशियो, TURNS, टर्न्स रेशियो। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी हम लोग कहते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हिंदी में अगर हम लोग बात करें, ये होता है परिणमन अनुपात। ये क्या होता है, NS/NP। मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग दिखाते हैं किससे, R से। तो मतलब R बराबर हो गया आपका NS/NP। NS/NP क्या है, तो NS है आपका सेकेंडरी क्वाइल में क्या, फेरों की संख्या, सेकेंडरी क्वाइल में फेरों की संख्या। और एनपी क्या है, प्राइमरी क्वाइल में। प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, प्राथमिक कुंडली में। तो प्राथमिक क्वाइल में फेरों की संख्या, तो सेकेंडरी क्वाइल में फेरों की संख्या बटे प्राइमरी क्वाइल में फेरों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं या टर्न्स रेशियो बोलते हैं, या इसी को हम लोग परिणमन अनुपात हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, NS/NP दिया रहेगा तो ये क्या रहेगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपको दिया हुआ रहेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अनुसार क्या होता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपका चेंज होता है। अगर ये R का वैल्यू क्या है, NS/NP ना, अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगा, यानी हम लोग कहें एक प्रकार का केस है, ये केस 1 है। अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगा अनुपात, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मतलब ये क्या करेगा, बढ़ाएगा, वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर मान लीजिए R का मान यानी कि NS/NP ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान अगर 1 से कम होता है, तो इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, स्टेप डाउन का मतलब हो गया 1 से कम तो स्टेप डाउन, 1 से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर ये 1 हो गया, मतलब NS/NP अगर 1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, NS बराबर NP। इसका मतलब क्या, प्राइमरी में फेरों की संख्या बराबर द्वितीयक में फेरों की संख्या। और अगर दोनों में फेरों की संख्या समान रहे तो वोल्टेज का मान में ना तो वृद्धि होगा ना ही कमी होगा, मतलब वो ट्रांसफार्मर का काम करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर ज्यादा है तो स्टेप अप, कम है तो स्टेप डाउन, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर और उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जैसा कि हम आपको बताए थे कि किसी भी ट्रांसफार्मर में दो तरह का कुंडली होता है, एक होता है प्राइमरी कॉइल, दूसरा होता है सेकेंडरी कॉइल। तो अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना, याद रखिएगा, कॉपी में लिख भी लीजिएगा, अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो सेकेंड वाला कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा देंगे। देखिए आपको आउटपुट कहाँ से मिल रहा है, अगर ये मान लीजिए आपका कोई ट्रांसफार्मर है, ये इनपुट इधर है, ये आउटपुट इधर है,
आपको चाहिए क्या, आउटपुट यहां से मिलेगा। अगर आपको स्टेप अप चाहिए, स्टेप अप का मतलब ज्यादा बनाना है, तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को क्या करेंगे, फेरों की संख्या को बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको स्टेप डाउन करना है, स्टेप डाउन का मतलब क्या, 220 था 110 बनाना, कम करना है। इस स्थिति में बाद में जो फेरों की संख्या है इसको हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो याद रखिएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, द्वितीयक की तरफ दूसरे तरफ जो होता है फेरों की संख्या ज्यादा होता है, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दूसरे तरफ जो होता है फेरों की संख्या कम होता है। इसी अनुसार आप याद रख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लॉस की तरफ। कोई भी ट्रांसफार्मर का एक बेसिक क्वेश्चन ये भी देता है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। पूछता है कि कैसा डिवाइस है, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है स्थैतिक, मतलब रुका हुआ। क्यों इसको स्टैटिक बोलते हैं, सुन लीजिए, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। स्टैटिक क्यों बोलते हैं इसको सुन लीजिए। स्टैटिक का मतलब हो जाता है कि इसमें क्या है, किसी भी प्रकार का घूमने वाला भाग नहीं है, मतलब जो भी है वो भाग फिक्स है। जैसे कि मान लीजिए इसका कोर है, कॉइल है, जो भी चीज है सारा फिक्स है, मतलब जहां हम लोग रख दिए वही रहेगा। वो सर्कुलेशन उसमें यानी कि किसी भी तरह का सर्कुलर मोशन या घूमने वाला भाग नहीं है। इसी कारण से ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टैटिक डिवाइस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक स्टैटिक डिवाइस है और इसमें बहुत सारा लॉसेस भी होता है, ठीक है। लेकिन लॉसेस होने के बावजूद अगर हम लोग बात करें इसकी एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी का मतलब दक्षता, मतलब इनपुट दिया और आउटपुट मिला, कितना % का लॉस हुआ, कितना हमको एक्चुअल वैल्यू प्राप्त हुआ। तो यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी भी ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वह लगभग 90% के आसपास होती है या उससे भी ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब यह ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है और इसकी दक्षता काफी हाई होती है, मतलब 90% तक होती है। और चूंकि इसमें रोटेशनरी पार्ट मतलब घूमने वाला भाग नहीं है, इसी कारण से भी इसका क्या होता है, दक्षता थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और पॉइंट है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है आपका लॉस, मतलब हानि। ट्रांसफार्मर में क्या क्या हानि है वो आपको जानना है। तो आपका जो प्रोसेस है उससे आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए सबसे अंदर वाला भाग क्या होता है, कॉपर का, जो कि आयरन का बना होता है। कैसा आयरन, तो नर्म लोहा का बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कोर किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। किसका बना होता है, आयरन, मतलब कि नर्म लोहा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन हम लोग इसको कह सकते हैं, सॉफ्ट आयरन का यानी कि नर्म लोहा का बना होता है। तो नर्म लोहे से बने होने के कारण इसका जो लॉस होता है, कौन सा लॉस, ट्रांसफार्मर का जो ये अंदर वाला किसके का, लोहा वाला लॉस जो होता है, इसको हम लोग लौह हानि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लौह हानि। लौह हानि को हम लोग आयरन लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, आयरन लॉस। क्लियर। अब देखिए ये हो गया एक नंबर हानि। दूसरा बात क्या है, इसमें जो आपका ये अभी कोर है, कोर के ऊपर क्या होता है, कॉपर लपेटा रहता है इस तरह से कॉइल। तो कॉपर के कारण एक लॉस होता है जिसको हम लोग कॉपर लॉस ही डायरेक्टली जानते हैं, कॉपर लॉस। इसको हम लोग ताम्र हानि के नाम से जानते हैं। तो दूसरा नंबर हानि क्या आ गया, ताम्र हानि। तीसरा प्रोसेस क्या है, इसमें फ्लक्स का स्थानांतरण होता है, मतलब प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स जनरेट हुआ और ये कहाँ गया, सेकेंडरी कॉइल में गया। तो फ्लक्स कैसे गया, तो कोर के माध्यम से गया। तो जब कोर के माध्यम से फ्लक्स का मान में स्थानांतरण होता है, फ्लक्स का वैल्यू, तो कुछ ऐसा भी फ्लक्स होता है जो कोर से नहीं जाकर के हवा में चले जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इसके कारण जो लॉस होता है, इस लॉस को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लॉस, फ्लक्स लीकेज भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। फ्लक्स लीकेज यानी कि फ्लक्स हानि हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये है आपका तीसरा नंबर हानि। और चौथा नंबर हानि क्या है आपका, जब करंट के मान में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी परिवर्तन होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जहां भी करंट आएगा वहां क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ज्यादा करंट ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, कम करंट कम चुंबकीय क्षेत्र। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग एसी करंट यूज करते हैं और एसी करंट का वैल्यू क्या होता है, देखिए बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ा, अब क्या है, घट रहा है घट रहा है घट रहा है, यहाँ तक घटा फिर घटा घटा, इस तरह बढ़ना शुरू। तो कहने का मतलब क्या होता है, करंट का मान में धीरे धीरे कमी आता है, वृद्धि होता है, कमी होता है, वृद्धि होता है।
तो अब करंट के मान के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो करंट के मान में परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, घटते बढ़ते रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होने के कारण एक और लॉस होता है जिसको हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। HYSTERESIS, हिस्टेरेसिस लॉस इसको हम लोग बोलते हैं। इसको शैथिल्य हानि हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं आपके पास 4 तरह का लॉस हो जाता है। क्लियर। पहला लॉस क्या है आपका, पहला लौह हानि, आयरन लॉस। क्यों होता है, तो क्या होता है, कोई भी ट्रांसफार्मर जो होता है उसका कोर किसका बना होता है, लोहे का बना होता है। ठीक है, तो कोर लोहे का बने होने के कारण क्या होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे गर्म हो जाता है, फिर उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस तरह से क्या होता है, इसके कारण कुछ लॉस होता है। तो इस लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, लौह हानि बोलते हैं, आयरन लॉस बोलते हैं। उसी तरह से अगर कॉपर की बात करें तो अच्छा, लौह हानि में एक चीज क्या याद रखना है कि लौह हानि में जो होता है हानि, उसको हम ईडी करेंट लॉस बोलते हैं। ठीक है, लौह हानि यानी कि आयरन के कारण, नर्म लोहे के कारण जो लॉस होता है उसको हम लोग ईडी करेंट लॉस बोलते हैं। और ईडी करेंट लॉस यानी कि आयरन लॉस में क्या आता है, ईडी करेंट लॉस। आपसे पूछेगा कि ईडी करेंट लॉस जो होता है किसमें होता है, किसके कारण होता है, याद रखिएगा लौह हानि होता है, यानी कि नर्म लोहे के बने होने के कारण ईडी करेंट लॉस हो सकता है। इस लॉस को दूर करने के लिए क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है ना, उसको लेयर बाय लेयर हम लोग बनाते हैं, पार्ट बाय पार्ट बनाते हैं, ताकि ईडी करेंट के लॉस को कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है कि इसका कॉइल जो बना होता है कॉपर का, तो चाहे कोई भी मटेरियल का बना हो, अगर उसमें करंट प्रवाहित होगा तो कुछ न कुछ उसमें रेजिस्टेंस होगा। मतलब वो क्या करेगा, करंट के प्रवाह का विरोध करेगा। तो जब करंट के प्रवाह का विरोध होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, वायर आपका गर्म होगा, जिसके कारण क्या होगा, कुछ मात्रा में क्या होगा कि उष्मा का यहाँ पर हानि होगा, एनर्जी का हानि होगा। तो यह हानि जो होता है किसके कारण होता है, कॉपर के कारण होता है। इसलिए इस प्रकार के हानि को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस कहते हैं। क्लियर। चलिए, तीसरा नंबर फ्लक्स लीकेज आपको समझा दिए कि जब फ्लक्स प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है, कुछ मात्रा में फ्लक्स जो है कोर से नहीं जाकर के क्या होता है, हवा के माध्यम से जाता है, जिसके कारण एक लॉस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स लॉस कहते हैं, फ्लक्स लीकेज हम लोग कहते हैं। और चौथा नंबर क्या है आपका, हिस्टेरेसिस लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में आपको क्या बताएं, तो हिस्टेरेसिस लॉस एक प्रकार का ऐसा लॉस है जो कि क्या होता है, चुंबकीय गुण के आने और जाने के कारण होता है। क्योंकि एसी करंट का मान घटते बढ़ते रहता है, और करंट के मान के घटते बढ़ते रहने के कारण क्या होता है कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होता है, घटते बढ़ते रहता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र के मान के घटते बढ़ते रहने के कारण जो लॉस होता है, उस प्रकार के लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देख लीजिए, यदि किसी ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट 10 एम्पियर का इनपुट सप्लाई दिया जाता है, इनपुट दे दिया है, मतलब इनपुट को हम लोग करंट का इनपुट को आईपी से दिखाएंगे, वोल्टेज के इनपुट को वीपी से दिखाएंगे या ईपी से दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, तो करंट आपका दिया है कितना, 10 एम्पियर, और वोल्टेज का बात बोले या ईएमएफ का बात बोले, ये आपको दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, दिया जाता है। तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 600। याद कीजिए, फेरों की संख्या किससे दिखाते हैं, एन से, और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या किससे दिखाएंगे, एनपी से। ये क्या आपका 600 दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है 110 वोल्ट आउटपुट प्राप्त करने के लिए आपको आउटपुट प्राप्त करना है, कितना का, तो 110 वोल्ट का आउटपुट आपको प्राप्त करना है। तो प्राप्त करने के लिए फेरों की संख्या निकालें। तो मतलब सिंपल सी बात है, एनपी दिया है और निकालना क्या होगा, एनएस निकालना होगा, सेकेंड बटन निकालना होगा। ठीक है, और कितना वोल्टेज चाहिए हमको, तो 110 वोल्ट, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा, ये हो जाएगा 110 वोल्ट। क्लियर। आपके पास देखिए इधर भी ईएमएफ दिया है, 2 ईएमएफ दिया है, और यहाँ आपको एनपी दिया है, एनएस आपको निकालना है। हम लोग जानते हैं, तुरंत हम लोग फॉर्मूला देखे थे, चूंकि टर्न्स रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम लोग क्या जानते हैं, एनएस बटे एनपी जानते हैं ना, ये क्या होता है, आर होता है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा चीज जानते हैं अभी
क्योंकि आपका हम लोग इससे पहले यानी कि आज वाला क्लास में इससे पहले हम लोग देखे थे कि ES बटे EP बराबर NS बटे NP, इसको भी तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। यही चीज तो लिखे NS किसके बराबर, ES के बराबर है ना। अब देखिए यहां से आपका क्या होता है, क्या क्या दिया है। ES देखिए दिया हुआ, ES कितना दिया है, 110 वोल्ट दिया है। EP मतलब प्राइमरी कॉइल का EMF, देखिए ये कितना दिया है, 220 आपका दिया हुआ है। NS का मतलब क्या, सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या, तो ये तो आपको निकालना ही है, तो NS को आप छोड़ दीजिए। और नीचे में क्या NP का वैल्यू कितना है, देखिए NP का वैल्यू कितना दिया है, 600 दिया है। बस आपको क्या चाहिए, NS चाहिए ना, तो NS निकल गया। देखिए NS कितना निकल जाएगा आपका, NS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 0 खत्म हो गया, 11 से 2 बार में कटेगा, ये 600 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो 600 आ जाएगा ऊपर। और नीचे में कितना है, पहले से 2 है, ये कितना आ गया, NS का वैल्यू कितना हो गया, 300, तो कितना हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में जो फेरों की संख्या होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300। मतलब अगर मान लीजिए कि फेरों की संख्या पहले 600 था और 600 से जब 300 कर दिए तो पहले जो वोल्टेज हमको 220 मिल रहा था, बाद में वोल्टेज कितना मिलने लगेगा, 110। जैसे कि फेरों की संख्या आधा हुआ वैसे वोल्टेज का मान भी क्या आ जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब 220 वोल्ट से कितना बना लिया हम लोग, 110 वोल्ट बना लिया, किसके अनुसार, तो फेरों की संख्या को घटा करके या बढ़ा करके। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक आदर्श अपचाई का मतलब हो गया स्टेप डाउन, ठीक है। आपके पास एक अपचाई मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। क्लियर। कैसा ट्रांसफॉर्मर है याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, याद कीजिए। स्टेप डाउन का मतलब क्या, बाद में फेरों की संख्या क्या करना है, कमी करना है, ठीक है। जो भी 220 वोल्ट पर कार्य करता है, इतना पे कार्य करता है, मतलब ये इनपुट दिया होगा। इनपुट कितना दिया है, इनपुट मतलब प्राइमरी कॉइल में फेरों की वोल्टेज, तो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज EP ये कितना दे दिया है, 220 वोल्ट आपका दिया हुआ है। क्लियर। बोला जा रहा है तथा 60 एम्पियर की धारा देता है। अब याद देखें यहाँ पर देता है मतलब क्या हो गया, बाद वाला आउटपुट करंट जो दिया है सेकेंडरी में दिया हुआ है, द्वितीयक दिया है, द्वितीयक कॉइल का करंट दिया हुआ है, याद कीजिएगा, समझिए इसको। देता है मतलब आउटपुट दिया है, आउटपुट को S से दिखाते, ये कितना दिया है, 60 एम्पियर का करंट देता है। यदि तार के फेरों की संख्या का अनुपात इतना है तो फेरों की संख्या का मतलब हो गया NP बटे NS। बोलिए सर NS बटे NP क्यों नहीं लिए, यहाँ ये तो नहीं बोला है कि टर्न्स रेशियो लेना है, ऐसा नहीं बोला है। इसलिए यहाँ क्या करेंगे, NP बटे NS हम लोग बात करेंगे। तो NP बटे NS बराबर क्या होता है, EP बटे ES होता है, यही होता है ना। उल्टा करें वही चीज हो गया। अब देखिए इतना है तो प्राथमिक धारा का मान यानी करंट निकालना है, फिर द्वितीयक सिरों के बीच का विभवांतर निकालना है और शक्ति निकालना है। तो पहले हम लोग धारा बोला, चलिए धारा पर चलते हम लोग। तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, IS बटे IP। देखिए अगर हम लोग याद कीजिए, आपका हम बताए हुए थे कि टर्न्स रेशियो वोल्टेज के समानुपाती होता है। अगर प्राइमरी है तो यहाँ प्राइमरी होगा, लेकिन करंट का बात करें तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर प्राइमरी तो ऊपर यहाँ क्या होगा, सेकेंडरी। ये अनुपात हम ट्रांसफार्मर का पहला क्लास में बताए हुए, अगर किसी को दिक्कत है तो पीछे देख लीजिएगा। नहीं तो याद रखिए जो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो होता है वो आपका वोल्टेज के रेशियो के समान होता है, समानुपाती होता है, लेकिन करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार आपका ये दिया हुआ है NP बटे NS आपका दिया हुआ है, ठीक है। और करंट निकालना है तो करंट वाला ले लीजिए, IS बटे IP कर दीजिए, और IS NP उल्टा हो गया ना। चलिए ये दिया है आपका कितना, 20:1। 20:1 का मतलब क्या हो गया, 20 बटे 1 बराबर IS बटे IP। आपके पास क्या दिया था, देखिए तो करंट कौन सा दिया हुआ था, करंट दिया हुआ IS मतलब सेकेंडरी का करंट दिया है। तो सेकेंडरी का करंट मतलब ऊपर दिया है 60, तो नीचे वाला आपको क्या करना है, निकालना है। तो IP का बात करें तो 20 × 60 कितना हो गया, 3। तो करंट कितना हो गया, 3 एम्पियर।
मतलब प्राइमरी कॉइल में जो करंट है वो कितना हो जाएगा 3। प्राथमिक करंट का मान कितना हो गया 3 एम्पियर। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि दोनों से द्वितीयक के सिरों के बीच का विभवांतर। बस आपके पास सारा चीज दिया हुआ है। अब फिर से एक बार लिख लीजिए। हम लोग जानते हैं NS NP बटे NS अगर हम लोग बात करें ये क्या हो जाता है EP बटे ES होता है ना। देखिए NP बटे NS आपका दिया है 20 बटे 1, EP बटे ES क्या EP दिया है 220, ये दिया है 220। अब बटे क्या हो गया ES। तो देखिए 0 0 कैंसिल, 2 से कितना 11 बार में, तो ES का मान कितना हो गया 11 वोल्ट। यानी कि सेकेंडरी जो आपका बोला ना सेकेंडरी मतलब द्वितीयक सिरों के बीच का विभवांतर, तो ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 11 वोल्ट। क्लियर है ना। क्यों निकाले ये चीज, क्योंकि बोला था द्वितीयक सिरों के बीच का विभवांतर निकालने के लिए, इसलिए ES हम लोग निकाल दिए। ठीक है, इसको हम लोग ES को हम लोग VS भी लिख सकते हैं, विभवांतर अगर कर देता है तो। ठीक है, VS लिखे ES लिखे कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको क्वेश्चन में देगा वैसा आप आंसर के अनुसार यूज कीजिएगा। अब क्या बोल रहा है एवं शक्ति निकालें। शक्ति किसका द्वितीयक के लिए। हम लोग जानते हैं पावर बराबर होता है VI, क्योंकि सेकेंडरी का बात करेंगे तो VS IS हो जाएगा। पावर बराबर क्या हो जाएगा VI, पावर इक्वल टू क्या VI, तो सेकेंडरी के लिए VS इंटू IS। अब अगर हम लोग VS की बात करें तो VS जो ES निकला है वही आपका VS हो जाएगा। और IS की बात करें तो ये कितना दिया था 60 एम्पियर, ये हो गया 60। तो आपका आंसर कितना है 8 6 66 620 वोल्ट, सॉरी शक्ति है ना, तो 660 वाट। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 660 वाट आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फटाफट अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी का अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और उसके बगल में आपका एक बेल आइकन मिलेगा, उस आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके। धन्यवाद।